डेमन ने पीछे मुड़ के देखा जब एक बहुत खूबसूरत लड़की, जिसके बाल स्टाइल से कटे हुए थे और जिसने ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, डेमन को ही देख रही थी। उस लड़की की गहरी हरी आंखें थीं, जिसका मेकअप बड़ी फुर्सत से किया गया था, और उसकी लंबी पतली टांगें जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए काफी थी। डेमन ने उस लड़की को गौर से देखा। उसकी गर्दन डेमन को अपनी तरफ खींच रही थी। वो लड़की बड़ी अदा से बोली, हे, आई एम डेनियला। डेमन ने उस लड़की को इग्नोर करा और बार काउंटर की तरफ बढ़ गया। उस लड़की को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी डेमन उसको इतनी बुरी तरह इग्नोर करेगा, क्योंकि क्लब का हर एक लड़का इस वक्त डेनियला को ही देख रहा था। लेकिन उस क्लब के हॉट से हॉट लड़के भी डेमन के आगे पानी भरते नजर आ रहे थे। यही वजह थी डेनियला का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। डेमन बार काउंटर के पास गया और डेनियला को देख के कुछ सोचने लगा, और तभी उसके आगे किसी ने रेड वाइन रख दी। वो डेनियला थी। वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हजारों लड़के मुझे पाना चाहते हैं और तुम मुझे ही मना कर रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है बेबी। डेनियला ने अपने लंबे नाखूनों को डेमन के चेहरे पे घुमाया, लेकिन इससे पहले ही डेमन ने उसकी कमर में हाथ डाल के उसको अपने करीब खींच लिया और धीरे से बोला, आई नो तुम क्या चाहती हो, लेकिन मौत से खेलना आसान नहीं है। क्यों अभी से मरना चाहती हो? डेमन का इस तरह कहना उस लड़की को सिर्फ मजाक लगा था। डेनियला ने धीरे से अपने गुलाबी होठों को डेमन के कान के करीब करा और उसके कान को हल्का सा लिक करके बोली, तुम्हारे हाथों मरना भी पसंद करूंगी, तुम एक बार करीब तो आओ। डेमन ने एक हाथ से डेनियला को दूर करा और वाइन को एक ही झटके में खत्म कर दिया, और फिर डेनियला की तरफ देख के बोला, आज नहीं, फिर कभी मरना, क्योंकि आज की मौत और ज्यादा दर्दनाक होगी। डेनियला को डेमन की बातों में मजा आ रहा था। ओ बेबी, तुम भी ना कितना मजाक करते हो, मुझे तुम अभी चाहिए हो, जस्ट अभी। डेनियला के इतना कहने पे डेमन ने अचानक ही उसको अपने करीब खींचा और डेमन ने डेनियला के लिप्स ब्लॉक कर दिए। डेमन बहुत ज्यादा वाइल्ड किस कर रहा था। उसकी किस इतनी वाइल्ड थी, एक पल को डेनियला के भी मुंह से हल्की सी आह निकल गई। डेमन ने अचानक ही डेनियला को छोड़ दिया और धीरे से बोला, ये थोड़ा सा पार्ट था, आई थिंक समझ आ गया होगा, इसलिए जाओ यहाँ से। अब डेमन ने डेनियला को और ज्यादा पागल कर दिया था। उसने डेमन का हाथ पकड़ा और उसको लेके स्टेयर की तरफ बढ़ गई। डेमन को भी अब कोई ना कोई तो चाहिए था, क्योंकि उसका गुस्सा और स्ट्रेस बढ़ता जा रहा था। उसको बार बार बस वही सब याद आ रहा था जो रूही ने किया था। डेमन के अंदर जलन बढ़ रही थी। अलेक्स और रूही का साथ उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दरवाजे के बाहर खड़े होके डेनियला धीरे से बोली, आर यू रेडी? डेमन ने उसका हाथ पकड़ा और कमरे के अंदर बढ़ गया। डेनियला ने कमरा लॉक करा और डेमन को सोफे पे धक्का दे दिया और एक झटके में अपने कपड़े अलग कर दिए। डेनियला को लगा था अब डेमन पागल हो जाएगा और उसके करीब आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। डेमन को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। डेनियला को यह सिर्फ अपनी बेइज्जती लगी थी। डेनियला अब धीरे से आके डेमन की गोद में बैठ गई और अपनी लंबी लंबी उंगलियों से डेमन के चेहरे को तराश रही थी। जब डेमन ने उसका हाथ पकड़ा और गुस्से में उसको पीछे की तरफ कर दिया, और अचानक ही डेमन ने डेनियला के लिप्स ब्लॉक कर दिए। डेमन बुरी तरह डेनियला के होंठ काट रहा था। अब दोनों ही पागल हो चुके थे। डेमन ने डेनियला को गोद में उठाया और बिस्तर की तरफ बढ़ गया। डेनियला के हाथ डेमन की बॉडी पे घूम रहे थे। उसके हाथ डेमन के सर पे दबाव बना रहे थे। डेमन ने अब डेनियला के चेहरे के पास आया और उसकी गर्दन को लिक करने लगा, और फिर धीरे से उसके कान के पास आके बोला, आई एम सॉरी बेबी, ये तुम्हारा फैसला था। डेनियला डेमन को किस करके धीरे से बोली, इट्स ओके, आई वांट यू प्लीज। डेमन ने उसकी आंखों में देखा। डेनियला अभी भी मजाक समझ रही थी। उसको सिर्फ यही लग रहा था डेमन उसको सेड्यूस करने के लिए ऐसा बोल रहा है। डेमन ने डेनिया की आंखों में देखा और एक झटके से उसकी गर्दन पे अपने नुकीले दांत घुसा दिए, लेकिन तभी डेनियला एक जोरदार चीख के साथ वहीं आंखें बंद करके गिर गई। वो मर चुकी थी। डेमन ने डेनियला को देखा और धीरे से बोला, मैंने पहले ही कहा था। इधर रूही अपने कमरे में खड़ी चांद को देख रही थी। उसको सब कुछ याद आ रहा था, जो भी हुआ था और जैसे भी हुआ था। तभी अचानक से उसको अपने कमरे में एक जोरदार रोशनी दिखाई दी। रूही को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर यह रोशनी थी कैसी। तभी उसको एक कोने ने एक किताब दिखाई पड़ी
जिसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा था द मिस्ट्री ऑन ऑफ वैम्पायर। रूही समझ गई थी यह बुक एलेक्स ने यहाँ रखी है। रूही जानती थी एलेक्स ठीक कह रहा था, यह बुक खुद किसी मिस्ट्री से कम नहीं होगी। उस बुक का नाम ही मिस्टीरियस था और कोई आम इंसान पहली बार वो मिस्टीरियस बुक पढ़ने वाला था। रूही का दिल तेज तेज धड़क रहा था। आखिर आज वो वक्त आ ही गया था जिसका इंतजार वो कब से कर रही थी। लेकिन ये आसान बात भी नहीं थी क्योंकि इस बुक से उसकी जान जा सकती थी और इस बुक को हल्का सा खोलते ही वो अपनी जान से हाथ धो बैठती। रूही का मन कर रहा था उस बुक को खोले या न खोले, उसको दोनों ही चीजें डरा रही थी। रूही यू बुक को देख रही थी जो एक बहुत बड़ी बुक थी और उसके ऊपर अजीब से शब्दों में उसका नाम लिखा था। आखिर यह बुक कहाँ होगी और इसका नाम इतने अजीब शब्दों में क्यों है? अगर रूही की जगह कोई और होता शायद कभी उस बुक का नाम ना पढ़ पाता, लेकिन रूही के पास वो ताकत थी, उस निशान की ताकत जिससे रूही आराम से उस बुक को पढ़ पा रही थी। रूही ने धड़कते दिल के उस बुक का पन्ना खोला और तभी हाय! रूही ने डरते हुए उस किताब का पहला पन्ना खोला तो अचानक ही कमरे की सब लाइट बंद हो गई। रूही ने जोर से चिल्ला के पूछा, कौन है? रूही के इतना कहते ही लाइट फिर से जल बूझ होने लगी। अब रूही को डर लगने लगा था। रूही ने उस किताब को देखा जिसमें से रोशनी निकल रही थी। रूही ने अचानक ही उस किताब को बंद कर दिया और अपनी अलमारी में कपड़ों के पीछे छिपा के रख दिया। उसको अभी यह रिस्क नहीं लेना था। रूही ने सोचा था किसी की मौजूदगी में इस किताब को खोलेगी, एलेक्स या लेनोरा। रूही ने किताब को रख के अलमारी बंद कर दी। रूही खुद से बोली, अभी शायद ये सही वक्त नहीं है इसको खोलने का। रूही ने टाइम देखा, रात के 2 बजे थे। रूही ने अपने बाल खोले और लेटने के लिए बिस्तर पे आ गई। रूही को पता नहीं, ऐसा लग रहा था कोई उस पे नजर रखे हुए है, लेकिन कौन है? कोई दिख भी नहीं रहा था। आखिर क्यों बार बार किसी की नजर अपने ऊपर महसूस हो रही थी? रूही सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और नींद न आने की वजह वो जानती भी नहीं थी। रूही ने लाइट बंद करी और सोने के लिए लेट गई। थोड़ी ही देर में रूही सो चुकी थी, लेकिन अचानक रूही को ऐसा महसूस हुआ कोई उसके कमरे में घुसा है, लेकिन सामने तो कोई भी नहीं था। अगर कोई घुसता तो महसूस होता, पर रूही को अपनी कमर में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। उसका निशान जैसे जल रहा था। अचानक ही रूही को अपनी गर्दन पे किसी का हाथ महसूस हुआ, उसका काला हाथ, लंबे नाखून, लाल आंखें। रूही चीखना चाहती थी लेकिन चीख नहीं पा रही थी। उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। जिसके हाथ थे, अचानक ही उसका चेहरा भी रूही को अपने सामने महसूस हुआ और रूही जैसे सांस लेना भूल गई। वो कोई भयानक सी शक्ल का आदमी था जिसका चेहरा काला पड़ा था, जिसकी आंखें लाल थीं और एल नाखून लंबे थे। रूही का दिल जैसे बाहर आने को तैयार था। वो आदमी धीरे से रूही के करीब आया और रूही के कान में बोला, तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रहा था और आज तुम्हें ढूंढ ही लिया। पता नहीं था तुम मेरे इतने करीब थी और मुझे मिल ही नहीं पाई। लेकिन अब अपनी मौत के लिए तैयार रहना, क्योंकि तुम्हारा मरना तय है। तुम्हें वार्न करने आया हूं, जल्दी ही तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है। रूही की आवाज नहीं निकल रही थी, उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे और अचानक से सब ठीक हो गया। वो आदमी गायब हो गया। सब कुछ पहले जैसा हो गया और रूही भी अब ठीक थी। उसकी आवाज, हाथ पैर सब चल रहे थे। रूही ने जल्दी से बिस्तर से उठ के पूरा कमरा छान मारा, लेकिन कहीं से कहीं तक कोई नहीं था। अभी अभी मैंने क्या देखा? क्या यह कोई बुरा सपना था? लेकिन मैं जागती आंखों से कोई सपना कैसे देख सकती हूँ? क्या हो रहा है? यह सब मेरे साथ कुछ भी समझ नहीं आ रहा। रूही खुद से बोली थी, मैं कब जाऊंगी यहाँ से? शायद माँ सही थी, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जब से आई हूं कुछ ना कुछ ही रहा है। रूही अपना सर पकड़ के बैठ गई। थोड़ी ही देर में रूही इसको एक बुरा सपना समझ के सो चुकी थी। इस बात से अनजान, जहां से उस आदमी ने रूही को पकड़ा था, वहां अब उसके हाथों के निशान आ चुके थे और वो लाल आंखें बहुत दूर से उसको बैठी देख रही थी। आज वो आदमी रूही को जान से मार देता अगर डेमन वक्त पे ना पहुंचता। रूही सुकून से सो रही थी और डेमन खिड़की पे बैठा रूही को घूर रहा था। डेमन को रूही के पास से किसी और वैम्पायर की खुशबू आई थी जो कि बहुत स्ट्रांग थी। इसका मतलब कोई यहाँ आया था। डेमन यह बात अच्छे से जानता था रूही के पास कोई आया है,
लेकिन वो कौन है ये डेमन भी नहीं जानता था। अगली सुबह रूही की आंख देर से खुली थी। रूही ने अपने कपड़े बदले और अपनी घड़ी देखी, जहां 10 बज चुके थे। उसकी क्लास में अभी आधा घंटा था। रूही को यही लगा था, पहले कैंटीन से कुछ खा लेगी, उसके बाद क्लास अटेंड करेगी। रूही ने अपना फोन उठाया और कैंटीन की तरफ बढ़ गई। नीचे सब लड़कियां रूही को बड़े अजीब ढंग से घूर रही थी। रूही अच्छे से जानती थी ये सब उसको ऐसे क्यों देख रही है। रूही ने इन लड़कियों को देखा और सिम्मी और जेनी के पास जाके बैठ गई। उन दोनों ने भी रूही को देख के कुछ नहीं कहा था। रूही गुस्से से बोली, अब तुम भी मेरे साथ ये सब करोगी? आखिर मेरी क्या गलती है? दोनों चुप थी। रूही धीरे से बोली, ओक, ठीक है, नहीं बात करनी मत करो, मैं कहीं और बैठ जाऊंगी। तुम भी यहाँ आके इनके जैसी हो चुकी हो। रूही उठने ही वाली थी। सिम्मी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुक जा रूही, आई एम सॉरी, मैं तेरे से कल को बात के लिए नाराज नहीं है। मुझे बस इस बात की फिक्र है, जब उन सब ने तुझे एल्फिन के अंदर भेजा था, तूने हमसे क्यों यह बात शेयर नहीं करी? क्योंकि अगर तू मना करती वो मुझे भेजते। रूही ने सिम्मी की बात पे सर झुका लिया। रूही, यहाँ पे हम तेरे दोस्त हैं, तू कम से कम मुझसे शेयर तो कर सकती थी ना। सिम्मी, मुझे लगा तुम दोनों परेशान हो जाओगी और उन लोगों ने मेरे पास कोई ऑप्शन भी छोड़ा था। रूही, बात ऑप्शन की नहीं होती। हेलो गाइस। सिम्मी अभी रूही से बात कर ही रही थी जब बहुत करीब से साशा की आवाज आई, जो कि सब स्टूडेंट से बोल रही थी। तो आप सब लोग जानते हैं, कल कुछ घटिया लोगों की वजह से सबके मूड खराब हो गए थे और अभी भी हैं। लेकिन मैं साशा अपनी यूनिवर्सिटी को ऐसे नहीं देख सकती, इसलिए मैंने आप सबके मूड फ्रेश करने के लिए एक जोरदार पार्टी रखी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कुछ बुरे लोगों का असर यहाँ भी पड़े। और हाँ, इस पार्टी के लिए आप सब इनवाइट हैं। एंड यू मिस ड्रामा, तुम भी, साशा रूही की तरफ इशारा करके बोली थी। और गैस व्हाट, वो पार्टी कोई नॉर्मल पार्टी नहीं होगी। उस पार्टी में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि क्या होगा आखिर इस पार्टी में, जानने के लिए सुनिए ब्लड लस्ट, सेडक्शन ऑफ द नाइट,